हेलो एवरीवन, आज हम भूगोल में लेसन 4 रीड करेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेसन 4 है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, बाह्य कारक। हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक बल धरातल के अंदर कार्य करता है जिसे आंतरिक बल कहते हैं, यानी कि इंटरनल फोर्स कहते हैं, तथा दूसरा बल धरातल के ऊपरी भाग में कार्य करता है जिसे बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। भूपटल पर इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है। आंतरिक शक्तियां पर्वत, पठार आदि भूदृश्य उत्पन्न करती हैं, तो बाह्य शक्तियां जैसे प्रवाहित जल, नदियां, हिमानी पवन और समुद्र की लहरें पृथ्वी की धरातलीय संरचनाओं को काट छांट कर समतल बनाती रहती हैं। पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़फोड़ की जाती है, जिससे टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की क्रिया को अनाच्छादन यानी कि डिन्यूडेशन कहते हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण तीनों क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ऊंचे भाग को अपक्षय और अपर्दन क्रिया द्वारा समतल मैदान में बदलने की क्रिया होती रहती है। तो अपक्षय और अपर्दन क्या है, आइए इसे जानें। अपक्षय यानी कि वेदरिंग। ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती फूटती रहती हैं। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। इसमें टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता है। अपक्षय के कार्य में ताप, वर्षा का जल, पाला, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव का हाथ रहता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। तो यहाँ देख सकते हैं भौतिक अपक्षय, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि किस तरीके से चट्टानें टूटती रहती हैं। अब आपको यहाँ पर स्वयं सोचकर बताना है कि जलती हुई लालटेन के शीशे पानी की छींटें पड़ने पर क्यों चटक जाते हैं। क्योंकि जब लालटेन हम जलाते हैं तो उसका जो शीशा है वो गर्म होता है, जैसे ही उस पर पानी पड़ता है तो वो तुरंत से चटक जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में शीत ऋतु में पानी के नल क्यों फट जाते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों में शीत ऋतु में क्या होता है, जो नल है, नल के अंदर जो पानी होता है वो जम जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भौतिक अपक्षय, फिजिकल विदरिंग। चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं। इससे चट्टानें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। जैसे जलती लालटेन के शीशे पर पानी की छींटें पड़ने पर शीशा चटक जाता है। इससे चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। हवा भी अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़फोड़ देती है। चट्टानों के इस प्रकार टूटने को भौतिक अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक अपक्षय यानी कि केमिकल वेदरिंग। चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क से इन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन से सेल यानी कि चट्टान के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक प्रक्रिया से चट्टानें टूटने लगती हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु में लोहे में जंग लग जाता है, बाद में यह जंग लोहे की परत को ढीला करके अलग कर देता है। ऐसा क्यों होता है, सोचकर बताइए। यहाँ पर अब आपके लिए क्रियाकलाप है। एक चूने का टुकड़ा लीजिए, इसको किसी बर्तन में रखकर पानी डालिए तथा इस पर होने वाले परिवर्तन को देखिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बताइए। नेक्स्ट है जंग लगने से लोहे को क्या नुकसान होता है, ये भी आप बताएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जैविक अपक्षय यानी कि बायोटिक वेदरिंग। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमजोर होती हैं। जैसे कि जंतुओं द्वारा बिल बनाना तथा मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि। इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा और पक्षियों द्वारा बीज पहुंचा दिया जाता है तब वहां पौधा उगने लगता है और धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेने पर उसकी जड़ें चट्टानों को कमजोर करती हैं। इसे जैविक अपक्षय कहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पौधे हैं इनकी जड़ें चट्टानों के अंदर जा चुकी हैं, जिससे जो चट्टान है ये कमजोर हो रही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बारिश पड़ रही है। अब यहाँ पर है अपर्दन। जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियाँ चट्टानों में तोड़फोड़ करती हैं तथा परिवहन द्वारा उन्हें दूसरी जगह ले जाती हैं, तो इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। इसमें कटाव और बहाव की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। आपने खेतों में वर्षा का जल तथा नदी में बहता जल दोनों देखे होंगे। दोनों में मिट्टी होती है।
क्या आप बता सकते हैं कि यह मिट्टी कहाँ से आती है? सोचिए। तो जो चट्टानें होती हैं, तो जब चट्टानों का अपक्षय होता है, बारिश पड़ती है, तो उन्हीं की मिट्टी जो है बहकर नदियों में मिल जाती है। जब नदियों में बाढ़ आती है तो वहाँ पर जो पानी होता है बाढ़ का, तो उसके साथ में मिट्टी भी आती है। आपने अनुभव किया होगा कि अधिक वर्षा होने पर जल के साथ मिट्टी की ऊपरी परत भी बह जाती है। यह भी अपर्दन की क्रिया है, जो मृदा अपर्दन कहलाती है। इसके द्वारा मिट्टी की उपजाऊ परत बह जाती है। इसके रोकथाम के उपायों पर आप चर्चा करें। अपर्दन मानवीय क्रियाओं द्वारा भी होता है। कैसे? तो देखते हैं। गांव, कस्बों, नगरों का जैसे जैसे विकास होता है तो भवनों या सड़कों के निर्माण के लिए जमीन से वनस्पति साफ कर दी जाती हैं, जिससे भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाती है। यह क्रिया अपर्दन कहलाती है। अपर्दन एक गतिशील क्रिया है। यह अपक्षय से भिन्न है, यानी कि उससे अलग है। अपर्दन के लिए अपक्षय आवश्यक नहीं है। दोनों क्रियाएं एक साथ अथवा अलग अलग हो सकती हैं। अपक्षय अपर्दन में सहायक हो सकता है, परंतु अपर्दन का भाग नहीं है। नेक्स्ट है निक्षेपण, यानी कि डिपोजिशन। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों की वेग में कमी आ जाती है तो उनके द्वारा बहाकर लाए जा रहे मलबे का किसी स्थान पर एकत्रीकरण निक्षेपण कहलाता है। वर्षा का जल, भूमिगत जल, नदी, पवन, हिमानी, सागरीय लहरें चट्टानों को कुरेद कर उन्हें कैसे अपर्दित करती हैं, आइए जानें। तो सबसे पहले है प्रवाहित जल कैसे अपर्दित करता है। जल का बहता रूप नदी या सरिता कहलाता है। नदी का अपर्दन कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। नदी का अपर्दन कार्य नदी के ढाल, जल की मात्रा तथा वेग पर निर्भर करता है, उसकी गति पर निर्भर करता है। इसीलिए नदियाँ पर्वतीय भागों में अधिक अपर्दन करती हैं। इसके विपरीत मैदानी और डेल्टाई भागों में अधिक निक्षेपण होता है। नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करती हैं। आइए इनके बारे में जानें। नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती हैं, यानी कि उसकी तली कटती रहती है जैसे जैसे पानी उसमें बहता रहता है। इससे अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की घाटी का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से वी के आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसे वी आकार की घाटी कहते हैं। जब वी आकार की घाटी गहरी एवं संकरी, यानी कि उसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है और वो गहरी होती चली जाती है, तो उसे गार्ज कहते हैं। इसके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। भारत में हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के गार्ज दर्शनीय हैं। अब उसके बाद आता है जलप्रपात। जब नदी के रास्तों में मुलायम चट्टानों की परतें मिलती हैं तो नदी का जल मुलायम चट्टानों को जल्दी काट डालता है, और जब कठोर चट्टानें मिलती हैं तो नदी का जल उन चट्टानों को जल्दी नहीं काट पाता है। कटाव के इस अंतर के कारण नदी की तलहटी में ऊंची नीची हो जाती है, यानी कि नदी की जो तलहटी है वो ऊंची नीची हो जाती है। जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल है। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात शरावती नदी पर जोग, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम, नर्मदा नदी पर कपिलधारा एवं धुआंधार आदि है। आप किन्हीं दो जलप्रपातों के नाम लिखिए जिन्हें आपने देखा या सुना हो। अब यहाँ पर है कि पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे मैदानों में उतरती है तो उसकी गति मैदानों में ढाल कम होने के कारण धीमी पड़ जाती है। नदियाँ सीधे मार्ग पर ना चलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहने लगती हैं। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को विसर्प यानी कि मेंडर कहते हैं। नदी के सागर में गिरने के पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ देख सकते हैं ये नदी है और इसका कैसा आकार है, विसर्प, यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्तों को विसर्प कहते हैं। यानी कि जब नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती है तो उसे विसर्प कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये डेल्टा है। जब नदियाँ जो है समुद्र में आकर मिलती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। भूमिगत जल। आप जानते हैं कि वर्षा का कुछ जल चट्टान और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती हैं, जिसमें जल रिस कर चट्टान के भीतर पहुंच जाता है तथा रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा ले जाता है, जिससे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाती है। यहाँ पर चित्र 4.7 है। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और हेलेक्टाइट। यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं।
नीचे बनने वाली सुरंग की छत पर जहां पानी टपकने से चूना जमा हो जाता है जिसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे गुफा की सतह पर भी एक खंबे जैसा आकार, जिसका नीचे का आधार चौड़ा और ऊपर का भाग पतला होता है, बन जाता है। इसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। कभी कभी ये दोनों आपस में मिले हुए दिखते हैं, जिसे हेलेक्टाइट कहते हैं। चूने की चट्टानों वाले क्षेत्र में ऐसी आकृतियां पाई जाती हैं जिन्हें कार्स्ट स्थल कहते हैं। हिमानी ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बड़ा हिमखंड डाल पर खिसकता है, यानी कि हिमखंड यानी कि बर्फ से बना हुआ पहाड़, तो उसे हिमानी या हिमनद यानी कि ग्लेशियर कहते हैं। पहाड़ी भाग में हिमानी सपाट, चौड़ी, खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करती हैं। इनका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होता है। पहले से बनी वी आकार की घाटी को हिमानी यू आकार की घाटी में बदल देती है। इसका ढाल खड़ा तथा तल चौड़ा होता है। जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इन्हें हिमोड यानी कि मोराइन कहते हैं। पवन आपने गर्मियों के मौसम में आंधी और तूफानों को आते देखा होगा, ये भी अपर्दन की क्रिया करते हैं। आइए जानें। हवा एक स्थान से रेत उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। जब यह चट्टानों से टकराती है तो धूल के कण चट्टानों पर टकराकर उन्हें कुरेदते हैं, जिससे अपर्दन की क्रिया होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार का अपर्दन अधिक होता है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और जानिए। बालू का स्तूप। मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हवा चलती है तो जो हवा में कण होते हैं वो धरातल पर गिरकर उनके ढेर बन जाते हैं, जिनसे आप देख सकते हैं ये सभी क्या हैं, ये यहाँ पर बालू का स्तूप है, यानी कि इनका निर्माण होता है। छत्रक शिला। पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपर्दन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन निचले भाग को घिस देती है, परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हवा से जो है छत्रक शिला का इस तरीके से निर्माण होता है। उसके बाद है समुद्री लहरें। आपने देखा होगा कि आपके गांव के तालाबों से जब पशु स्नान करके बाहर निकलते हैं तो पानी की लहरें किनारों पर टकराती हैं और किनारों पर जमी मिट्टी की सतह को अपने साथ बहाकर अंदर ले जाती हैं। इसी प्रकार समुद्र की लहरें भी समुद्र तटों पर टकराती हैं तो तटों पर जमा मलबा भी अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जाती हैं और कभी कभी वह इस पदार्थ को थोड़ी दूर पर जमा कर देती हैं। लहरों द्वारा कटाव से खड़े कगार और जमाव से समुद्र तटों का निर्माण होता है। ऐसे तटों को पुलिन यानी कि बीच कहते हैं। भारत में मुंबई का जुहू बीच, चेन्नई का मरीना बीच आदि पुलिन के प्रमुख उदाहरण हैं। समुद्र की लहरों के तट पर बार बार टकराने से तट का निचला भाग कट जाता है, लेकिन तट का ऊपरी भाग खड़ा रह जाता है या समुद्र की ओर झुक जाता है, जिसे भृगु यानी कि क्लिफ कहते हैं। तो यहाँ पर जो है शब्दावली दी गई है, जो शब्द इसमें आए हैं। तो गार्ज का क्या मतलब होता है? तो गार्ज पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को गार्ज कहते हैं। उसके बाद है विसर्प। तो विसर्प जहाँ बहती नदी मोड़ बनाती है तो उसे विसर्प कहते हैं, यानी कि वो विसर्प कहलाता है। तो यहाँ पर जो है इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है अपक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। जैविक अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जंतु और मानव की क्रियाएं तथा पौधों की जड़ें चट्टानों को कमजोर करके तोड़ती हैं, जैसे कि बिल बनाना, खनन, सड़क, सुरंग निर्माण और दरारों में उगी जड़ों का दबाव। अगला प्रश्न है जलप्रपात कैसे बनते हैं? तो जहां नदी के पथ में मुलायम और कठोर चट्टानों की परतें मिलती हैं वहां मुलायम परत जल्दी कट जाती है और तल ऊंचा नीचा हो जाता है। परिणाम स्वरूप नदी जल खड़े ढाल से तेजी से नीचे गिरता है और जलप्रपात बनता है। नेक्स्ट है बालू का स्तूप क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो बालू का स्तूप मरुस्थल में रेत के टीलों को कहते हैं। जब पवन के मार्ग में बाधा पड़ने से वेग घटता है तो उड़ती रेत रुककर जमती जाती है और रेत के टीलों का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो नदी सागर में मिलने से पहले गति कम होने पर अपने साथ लाया मलबा मुहाने पर जमा करती है। इस निक्षेप से नदी की शाखाएं फैलकर त्रिकोणाकार भू आकृति बनाती हैं, जिसे डेल्टा कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अपक्षय और
अपर्दन। तो निम्नलिखित में आपको अंतर बताना है। तो अपक्षय किसे कहते हैं और अपर्दन में क्या होता है? तो अपक्षय चट्टानों का अपने स्थान पर मौसम, ताप, अंतर, पानी, जीव जंतुओं आदि के प्रभाव से टूटना फूटना है, जिसमें सामग्री का स्थानांतरण आवश्यक नहीं होता। लेकिन अपर्दन प्रवाहित जल, पवन, हिमानी और समुद्री लहरों द्वारा चट्टानों का कटाव और उस सामग्री का उठाकर दूसरी जगह ले जाना है, इसीलिए इसमें परिवहन और अक्सर निक्षेपण शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी में क्या अंतर है? तो वी आकार की घाटी नदियों के तली कटाव से पर्वतीय क्षेत्रों में बनती है। यह संकरी और गहरी होती है तथा किनारों का ढाल तीखा होकर अंग्रेजी के वी जैसे दिखती है। यू आकार की घाटी हिमानी के घर्षण से बनती है। इसमें तल चौड़ा, किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं और आकृति अंग्रेजी के यू के जैसी दिखाई देती है। भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय में क्या अंतर है? भौतिक अपक्षय में ताप का फैलाव, सिकुड़ाव, पाला, हवा आदि से चट्टानें यांत्रिक रूप से दरकती और छोटे कणों में टूटती हैं, पर खनिजों की रासायनिक संरचना सामान्यतः नहीं बदलती। रासायनिक अपक्षय में पानी व घुले पदार्थों से खनिजों का रासायनिक परिवर्तन होकर सेल बंधन ढीले पड़ते हैं और चट्टान घुल गल कर टूटती है, जैसे चूना घुलना या लोहे में जंग लगना। अब यहाँ पर है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो नदी क्या बनाती है? डेल्टा, इसके साथ मैच करेंगे। हिमानी यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। समुद्री लहरें जो हैं भृगु यानी कि क्लिफ का निर्माण करती हैं, तो इसके साथ मिलाएंगे। उसके बाद है भूमिगत जल, हेल्केटाइट से मिलाएंगे। उसके बाद है पवन, पवन क्या बनाती है? छत्रक शिला का निर्माण करती है, तो यहाँ पर मिला देंगे। अब यहाँ पर है निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, तो ऑप्शन है बालू का स्तूप, स्टेलेग्माइट, डेल्टा, विसर्ग, तो आंसर होगा बालू का स्तूप। नेक्स्ट है चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है विघटन, अपर्दन, अपक्षय, फिर इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा अपक्षय। नेक्स्ट है भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है, तो ऑप्शन में है स्टेलेक्टाइट, यू आकार की घाटी, भूस्तंभ या फिर वी आकार की घाटी, तो आंसर होगा स्टेलेक्टाइट। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है क्या? तो ऑप्शन में है अपक्षय, अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन, भूकंप, तो यहाँ पर आंसर होगा भूकंप। तो ये था आपका लेसन 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।